नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के महान्यायवादी और इसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं 22 अगस्त को आयोजित करने की बात की गई है और साथ ही साथ 13 दिसंबर को जो आप देखेंगे बिहार की परीक्षा भी चल रही है। अब ऐसे में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो बैकईयर क्वेश्चन है और जो हमने पुराना पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। उसी रिवीजन की महत्वपूर्ण कड़ी में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी सेक्शन के महान्यायवादी को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए समय ना खराब करते हुए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है, मतलब कहाँ इसके बारे में बताया गया है। ये बताया गया है आपके आर्टिकल जो है वो 76 में बताया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा महान्यायवादी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु आहत व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 76(1) में लिखा गया। मतलब कि जो महान्यायवादी होगा उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसकी योग्यता के रूप में वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। अब है राष्ट्रपति किस प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है? वह नियुक्त करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के जो जो पात्रताएं होती है उनको अगर कोई व्यक्ति पूरा कर रहा है तो स्वाविवेक से जो राष्ट्रपति होता है उसको नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक उसके राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद पे रह सकता है। महान्यायवादी के अधिकार और कर्तव्य का उल्लेख है कहाँ? आर्टिकल 76(2) में है। 76(1) में क्या लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी होगा वो किस कारणों से या किन जो कौन सी उनके पास ऐसी उपाधि होंगी या ऐसा कौन सी योग्यताएं होंगी जिनके आधार पर वह महान्यायवादी बन सकते हैं। और दूसरी यानी कि आर्टिकल 76(2) में लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी होंगे उनके कर्तव्यों का उल्लेख, उनके अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 76(2) में कर रहा है यहाँ पास। अब है अटॉर्नी जनरल संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। या उल्लेख किसमें है? या उल्लेख देखेंगे 88 में है। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होगा वह अगर राज्यसभा में या लोकसभा में कोई कार्रवाई चल रही है तो उसमें वह जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन अगर मतदान की स्थिति आती है तो वह मतदान नहीं कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। कैसा भी विधेयक हो वह उस पर अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बात ध्यान रखिएगा। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़ा थे। भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है? वह आप देखेंगे महान्यायवादी। यहाँ भारत सरकार मतलब जो सरकार केंद्र में चल रही हो उसके बारे में हो रहा है तो उसे ही भारत सरकार मानेंगे। और जो जैसे सपोज करिए भारत सरकार के खिलाफ किसी ने केस कर दिया कि या मान लीजिए कि केशवानंद भारती वाला केस ही समझ लीजिए, वैसे ही समझ लीजिए कोई एक केस है, मान लीजिए कि एक मेरा एग्ज़ाम एक यूट्यूब छोटा चैनल जो भी अभी प्रारंभ हुआ जिसमें हम देखेंगे जिसका नाम केवल एग्ज़ाम है। अब इनको ये महसूस होता है हम यानी कि मुझे हाँ भारत सरकार के किसी डिसीजन पर यह भारत सरकार के द्वारा लाया गया कोई भी विधेयक है जिसे मुझे चैलेंज करना है कि यह मानव अधिकार को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा कोर्ट में पिटीशन दायर करूँगा। तो मैं अपनी तरफ से तो मैं प्रेजेंट होऊंगा कोर्ट में, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कौन आएगा? सरकार की तरफ से मोदी जी या कोई जो मिनिस्ट्री का व्यक्ति होगा वो नहीं आएगा, भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी आएंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, जैसे आप इसको ध्यान रखिएगा। अब किसको भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? वो देखेंगे महान्यायवादी को, जो आर्टिकल 76(3) में लिखा हुआ है। 76(1) में क्या लिखा गया कि उसकी योग्यताएं, 76(2) में क्या लिखा गया है उसके कर्तव्य के बारे में, 76(3) में क्या लिखा गया है? और लिखा गया है कि वो सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ या कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है। अगर वो अपने हाई कोर्ट में करेगा तो हाई कोर्ट के न्याय में जाके उसमें कहते कार्रवाई होगी,
तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो पूरे भारत में कहीं भी जाकर किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। अब है महान्यायवादी को सहायता देने के लिए कौन होता है? उसके लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, यानी कि उनके हेल्प करने के लिए ये दोनों लोग होते हैं। अब इसको थोड़ा हम ज़ूम आउट करेंगे क्योंकि यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, जिसके बारे में हमें थोड़ा-सा बात करनी है। पहले इसको हम देख लें। भारत वह जो भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है और ना ही उसके विरुद्ध कोई मुकदमे की पैरवी कर सकता है, वह होता है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक यानी कि उनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, ये जो महान्यायवादी हम ला रहे हैं इनको हम सैलरी कितनी देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। दूसरे को लगता है कि हम 8 लाख रुपए देंगे। तो ये जो परिश्रम होता है उनका, यानी जो सैलरी होता है, वह संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। वह संविधान में यह लिखा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित लगे वह कर सकता है। अब है भारत के महान्यायवादी। सबसे पहले एस.सी. सीतलवाड़ा ही याद रखिए, 1950 से 63 के बीच थे। उसके बाद आप इतना ध्यान मत रखिएगा। अब देखिए के वेणुगोपालन, एक ये याद रख लीजिए, जो 2017 से वर्तमान तक है। अभी कोई चेंज हुआ तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट का विषय आ जाता है। अब है संसद। यहाँ एक डायग्राम बताया गया, बहुत अच्छा डायग्राम मुझे नजर आ रहा है, ये जो यूथ कंपटीशन की बुक में दिया हुआ है। आप लोग को ये डायग्राम एज इट इज अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जहाँ टेबल पे पढ़ते हैं वहाँ टेबल पे चिपका लीजिए, या तो आपको लगे खुद से बनाना है। अगर खुद से बनाएंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है, खुद से बनाने की चीज़ें याद होने लगती हैं, तो आप इसको खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। तो संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, ये आपको पता है। अब लोकसभा में क्या होता है, अधिकतम संख्या जो आप देखेंगे कितनी है, 552 है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 545 है। 7 सीटें बाकी हैं जो कि आप देखेंगे जम्मू अधिकृत कश्मीर के लिए होते हैं। अब जो 552 सीटें हैं उसमें देखेंगे निर्वाचन होता है और मनोनीत, 2 प्रकार के सदस्य आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, निर्वाचित और मनोनीत आते हैं। निर्वाचित में कौन कौन आएगा, 530 राज्यों से आएंगे और 20 संघ शासित प्रदेशों से आएंगे। एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान को कैंसिल कर दिया गया। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ निरस्त, पहले 2 लोगों को एंग्लो इंडियन के रूप में नामित किया जाता था, तो अभी 2 को ये निरस्त कर दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर वर्तमान में आप देखेंगे तो 545, जिसमें से निर्वाचित होते हैं 524 और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं 19, मनोनीत वाले भी आते हैं, आपको पता है। फिर एक तरफ देखेंगे आप राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। उसमें भी 12 जो होते हैं वह जो मनोरंजन, संगीत, इस जैसे क्षेत्रों से जो मनोनीत किए जाते हैं। और निर्वाचित कितने होते हैं, निर्वाचित 238 होते हैं। वर्तमान में देख लेते हैं तो 12 आप देखेंगे तो मनोनीत होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, और आप देखेंगे 233 में से 225 आप देखेंगे राज्यों से, और 8 जो है संघ शासित प्रदेशों से आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यही चीज यहाँ पास बता रहा था। बहुत अच्छा डायग्राम है, आप इसको जो है एक बार वीडियो रोक के बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में सहायता हो। अब है संसद का विशद वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है, वह देखेंगे। अनुच्छेद आप उन 79 से लेके 112 तक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, आप जानते हैं। तो देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब है संसदीय प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे नाम से जाना जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी कि आप पश्चिमी देशों के मॉडल के रूप में जाना जाता है संसदीय प्रणाली को। हम जब पहला लेक्चर ही कर रहे थे उसमें मैंने यही बताया था आपको कि हमारी जो शासन प्रणाली जो हमने अपनाई है वह संसद जो है वो ब्रिटिश सरकार से प्रेरित होके अपनाइए। उसके जो अच्छे तत्व थे उसको हमने अपनाया, और जो उसके कुछ ऐसे तत्व थे जो हमारे भारतीय सामाजिक परिवेश में सही नहीं बैठ रहे थे तो उसको हमने वहां से हटा दिया है। आप ये ध्यान रखिए, हमने जितने भी अपने संविधान में जो भी किसी देश से लिया है वो केवल वहां से प्रेरणा ली है, वहां से प्रभाविता हमारे ऊपर नहीं है। हमने सिर्फ प्रेरणा ली है कि हाँ यहाँ ये चीज़ अच्छी है, यहाँ से मुझे ये चीज़ ले लेनी चाहिए। और क्या वो चीज़ जो हम अच्छी ले रहे हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिकों या हमारे देश के लिए सही है, देश की स्थिति के लिए सही, इस चीज़ को देखते हुए ही हमने वहां से वो चीज़ अपनाई है।
अब उसके आगे देखते हैं क्या है। अब है संसद की। भारत की संसद के कितने अंग हैं? आप जानते 3 हैं। भारत की संसद के 3 अंग हैं। अभी 2 या 3 मेरे ख्याल से 2020 के आईएएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बने हुए थे, 3-4 स्टेटमेंट थे। उसमें से गलती से बस एक स्टेटमेंट, शायद सेकंड वाले स्टेटमेंट में ये लिख दिया था कि संसद के 2 रूप हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और लोगों ने फ्रीक्वेंसी में इसको पढ़ लिया था, तो वहाँ वो गलत हो गया था। ये जो है इसका आंसर संसदीय शासन प्रणाली यहाँ वाले का आ गया है, जो है वो ब्लर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम अभी छोड़ेंगे। अब संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाई गई? वो अपनाई गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से अपनाई गई है, मैंने आपको पहले ही बताया था इस बारे में। अब है संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105। जो संसद में बैठे व्यक्ति होते हैं, जो हमने 545 सदस्यों को वहां भेजा हुआ है, हाँ, उनको कुछ हमने विशेषाधिकार दिए हुए हैं। उन विशेषाधिकारों का उल्लेख कहाँ है? उन विशेषाधिकारों का उल्लेख आप आर्टिकल 105 में देखेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि विशेषाधिकार का उल्लेख भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल नंबर 105 आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, यह विशेषाधिकार संसद के सदस्यों एवं इनकी समितियों को प्राप्त है। संसदीय अधिकार महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्री को भी प्राप्त है। याद रखिएगा, इस संसदीय अधिकार किसको? महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्रियों को भी प्राप्त है। ये अधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो अधिकार 2 प्रकार से होते हैं। एक जो आप देखेंगे, एक जो होगा आपका व्यक्तिगत होगा, दूसरा आप देखेंगे सामूहिक रूप से होगा। संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व अथवा बाद में किसी सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यहाँ बहुत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ लिखा है। बड़ी बड़ी किताबों में भी हमने इस चीज को नहीं देखा, उन्होंने लिखा बस अधिकार लिख दिया है, लेकिन वो सिविल शब्द नहीं यूज किया है। देखिए, एक सिविल मामला होता है, एक आपराधिक मामला होता है। आपराधिक मामले में आप 40 दिन हो या ना हो, वो आप जो है आपको कोर्ट में भेजा जा सकता है, लेकिन अगर सिविल मामला होगा तो आपको नहीं भेजा जाएगा। उसके लिए आपको पूर्व में एक नोटिस दी जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब है कि किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष व सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। यानी जब संसद का सत्र चल रहा हो, उस दौरान जो अध्यक्ष व सभापति होता है, यानी अध्यक्ष लोकसभा का, सभापति आप देखेंगे राज्यसभा का होता है, तो उसे जबरन नहीं बोला जाता, तो नहीं आपको न्यायालय में पेश होना है। बात आप ध्यान रखिएगा। संसद में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जो हम विशेषाधिकार में देखेंगे, वो ये एक विशेषाधिकार ये भी है कि जो सदस्य होते हैं उनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। विशेषाधिकार का हनन व सदन की अवमानना करने पर दंड देने का भी अधिकार है। यानी कि जो आप संसद देखेंगे, संसद एक प्रकार का आप लघु न्यायालय भी कह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, मेरे ख्याल से 3 साल पहले आप देखेंगे, न्यायालय संसद में ही न्यायालय बैठ गई थी। उस न्यायालय में आप देखेंगे कुछ पूर्व के अधिकारी लोग थे जिनसे कुछ गलतियां हो गई थी, तो उन्हें सजा दिया गया था। वहीं तत्काल यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब है राज्यसभा। राज्यसभा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, उसको भी हम इसमें देखते हैं। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णन है? मतलब जो राज्यसभा का स्थान है वो किस अनुसूची में बताया गया? वो बताया गया अनुसूची 4 में बोला गया है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख कहाँ किया गया है कि राज्यसभा कैसी होगी? या उल्लेख है आर्टिकल 80 में उल्लेख है। इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा ही चर्चा में आया था जब रंजन गोगोई को, हाँ, आर्टिकल 83 को काफी ज्यादा चर्चा में आया था कि रंजन गोगोई को जब ने कहते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे, उनको यह पद आवंटित किया गया था। अब है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य निर्धारित हैं? वो देखेंगे 250 सदस्य अधिकतम निर्धारित, हमने अभी देखा, लेकिन 245 ही थे। अब है राज्यसभा
संसद का सदन है कैसा, उच्च सदन एवं द्वितीय सदन है। कैसा है ये, उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। उच्च सदन में आप देखेंगे राज्यसभा, द्वितीय सदन में लोकसभा के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसका निर्वाचन देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति का, सॉरी हाँ वही मैं देख क्या हुआ, उपसभापति का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अब सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यभार संभालता है, परंतु यदि दोनों ही सदन में उपस्थित ना हो तो पीठासीन अधिकारी का कार्यभार कौन संभालेगा, वह संभालेगा राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को भी। मतलब कि आप देखेंगे उपराष्ट्रपति भी नहीं हो और जो उस सभा का उपसभापति वो भी ना हो, तो क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं कोई जो सत्र चल रहा हो सत्र रुक जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो फिर उस राज्यसभा में जो भी सदस्य को सही लगेगा, पूरे सदस्य मिलेंगे, चुनेंगे भैया एक इस व्यक्ति को हम नियुक्त कर दे रहे हैं, वो वहां पर बैठेगा। अब है महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, वह होती है राज्यसभा के सभापति द्वारा। जो महासचिव की नियुक्ति होती है राज्यसभा के सभापति द्वारा होती है। अब है राज्यसभा के 250 सदस्यों में से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, उस निर्धारित की गई हैं 238 सीटें जो है अनधिक हैं, यानी कि वो मतलब कि आप जो है उनके लिए ये चीज सीटें रिजर्व हैं। अब है राज्यसभा के सभापति द्वारा, सॉरी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया है, तो 12 सदस्यों को किया जाता है। वो 12 सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, 4 से क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, आप देखेंगे 245 सदस्य हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें हैं, देखेंगे 8, दिल्ली में 3, पौंडीचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4। ये जो मुझे थोड़ा बेकार लगता है, एक बार में रंग जाता है। अब है राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, वह देखेंगे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर का होता है। दिल्ली से 3, पौंडीचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 सीटों का आवंटन होता है। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। उनका जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किस के द्वारा किया जाता है, वह किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, वह देखेंगे राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर राज्यसभा की एक सीटों का आवंटन होता है, वह देखेंगे 10 लाख। 10 लाख जो है जनसंख्या के आधार पर होता है। अब है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए, वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब संसद द्वारा लाभ का पद कौन नहीं माना गया है, लाभ के पद में क्या क्या नहीं आता है, वो आप देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्री। अब संसद सदस्य बनने के निहितार्थ क्या है, उनकी मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आप देखेंगे। यदि वह लाभ का पद धारण करता है तो नहीं होगा, मतलब किस कारण से वह उस पद पे नहीं जा पाएगा, संसद सदस्य नहीं बन पाएगा। वह नहीं बन पाएगा कैसे, अगर वह लाभ का पद धारण करता है और लाभ का पद जो है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ राज्य क्षेत्र के जो मंत्री उनके लिए नहीं होता है। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हुई हो, यानी 2 वर्ष के अधिक सजा हो, तो वो संसद सदस्य नहीं बन सकता है। या किसमें आप अभी हाल ही में देखेंगे 1 साल पहले आप देखेंगे राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्यों, क्योंकि उनको 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा हो गई थी। आपको याद होगा गुजरात कोर्ट ने डिसीजन दिया, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो वहां पर इसीलिए उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब है फिर है कि वह विकृति चिंतित व दिवालिया हो गया हो, मतलब कि वह किसी प्रकार के मानसिक विकृति से ग्रस्त हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया, तो वह संसद सदस्य नहीं होगा। अब है कि
किस संसद सदस्य की निहिताओं से संबंधित प्रश्न पर किसका फैसला अंतिम होगा? फैसला होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग की राय पर। दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित निहितार्थों का अंतिम निर्णय किसका होता है? वह संसद के अध्यक्ष व सभापति का होता है। अब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन की प्रणाली देश से ग्रहण की गई है, वह देखेंगे आयरलैंड से ग्रहण की गई। कहाँ से? जो हम देखेंगे 12 सदस्यों को हम चुनते हैं ना, जो 4 क्षेत्रों से आते हैं, वह कहाँ से हम प्रेरित हुए हैं? उसके लिए हमको प्रेरणा मिली आयरलैंड से। आयरलैंड से आप नीति निर्देशक तत्व भी देखेंगे, इसलिए आयरलैंड जैसे देखो, आयरलैंड, फिनलैंड, ये सब देश क्या होते हैं? वहाँ क्यों इतने देश विकसित हैं? क्योंकि वहाँ राज्य ही नीति निर्धारित करके अपने लिए कर्तव्य चुनता है कि मैं ये नागरिकों के लिए करूँगा, इसलिए वह उतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। और अब जो वहाँ पर डेवलप का मतलब ये नहीं होता है कि मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ। अब वहाँ जो नीति होती है वह साथ चलने की सहयोगात्मक नीति पर ये देश चलते हैं। अगर कोई यहाँ पास खेल का भी एक अपना एक अलग लेवल है। अगर यहाँ पास कोई बच्चा रेस लगा रहा है किसी बच्चे से, तो जो बच्चा जीत रहा होगा उसके मन में ये बचपन से ही डाला जाता है, एथिकल मूल्य डाला जाते हैं, एथिकल वैल्यूज, कि आपको तो जीतना ही जीतना है, साथ में आपके अपने सहयोगियों को भी कैसे लेके आगे बढ़ना है। इस तरह की खेल वहाँ सिखाया जाता है। वहाँ सहयोग का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ सहिष्णुता का मूल्य उत्पन्न किया जाता है। वहाँ बालकों और बालिकाओं को यह बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो सकते हैं, आप स्वयं के प्रति सेल्फिश रहिए, लेकिन आपको अपने साथ वालों को भी साथ में लेके चलना है। वहाँ पास ये नहीं सिखाया जाता विकास के नाम पे कि पेड़ काटना है, वहाँ विकास के नाम पे ये सिखाया जाता है कि पेड़ ना काट के भी हम कैसे अच्छे और ऑप्शन कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट को और हेल्दी कैसे रख सकते हैं। वहाँ नीतियाँ रातों रात नहीं बनती हैं, उन नीतियों पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया जाता है। वहाँ पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट को बैठाया जाता है कि यह एक पेड़ अगर कोई रास्ते में आ रहा है तो हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएंगे जिससे पेड़ खत्म ना हो। वहाँ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी खर्च किया जाता है, आप ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए वह देश काफ़ी आगे हैं, इसलिए वहाँ से हमने नीतियों को धारण करने के लिए हमने आयरलैंड जैसे देशों से नीति निर्देशक तत्व रखा था। और राज्यसभा में यानी कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर हो उनको हम कैसे संसदीय शासन प्रणाली में ला सकते हैं, यह प्रेरणा हमें कहाँ से मिली थी? यह प्रेरणा हमें आयरलैंड से मिली है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार आता है परीक्षा में। 14 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन तक वह कुछ भी ना करे, उसके पास विधेयक आया ना वो वापस करे ना कुछ ना करे, अपने पास रखा रहे, तो ऑटोमेटिकली 14 दिन बाद पास मान लिया जाता है। अब वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? इसमें देखिए ना, वर्तमान में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? 3 अप्रैल 1952 को। सॉरी, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 3 मई 1952 को। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर एम राधाकृष्णन थे, बात ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एम.वी. कृष्णमूर्ति राव थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आजकल प्रश्न यहाँ से भी बन रहे हैं। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? एम.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी 250 सदस्य हैं, उसका 10वां भाग कितना हुआ? 25। अगर किसी बात पे चर्चा या बैठक या सत्र कुछ भी करना है, गणपूर्ति मतलब होता है कि जो वहाँ पास उपस्थित सदस्य होते हैं जितने होने चाहिए थे, कितने मिनिमम होंगे कि यहाँ पास हम बैठक या कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए 25 सदस्य होना आवश्यक है, यानी कि 10वां भाग होना आवश्यक है। अब है, क्या लोकसभा सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? हाँ, मतदान देने का अधिकार नहीं, लेकिन हाँ वहाँ कोई बैठक हो रही, जैसे कि आप देखेंगे ना, जो वित्त मंत्री होती है, पहले लोकसभा में बजट पेश करेंगी, फिर राज्यसभा में, फिर जो प्रधानमंत्री होता है एक बार भाषण वो लोकसभा में देता है, फिर राज्यसभा में देता है, वही बात हो रही है। लेकिन वह जो है आप देखेंगे मतदान नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी महिलाएं? तो 29 महिलाएं हैं, ये जो 12.23 का है, और लेकिन इसको आप एक बार अपडेट कर लीजिएगा।
अब इस संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति। लेकिन उनके अध्यक्ष, जो अधिवेशन चल रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह करता है। अब संयुक्त अधिवेशन में कोई विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से द्वारा। इन विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों विधेयक को पेश करने से पहले, यानी लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है। इसलिए विधेयक जब एक बार राष्ट्रपति ने अनुमति दे ही दिया है तो किस बात का भाई दोबारा वापस करना, समय थोड़ी ना खराब करना है। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब है कि किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? वह आप देखेंगे राज्यसभा का होता है। अब आप देखेंगे राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? देखेंगे वेंकैया नायडू है, जो कि अब चेंज हो गए हैं। जगदीश धनखड़ साहब हैं, उनको भी एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा। अब है कि राज्यसभा को लोकसभा की शासन शक्ति किस क्षेत्र से प्राप्त है? और देखेंगे संविधान संशोधन के विषय में है। अब है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो स्थायी सदन है। उसके 2/3 सदस्य हर वर्ष अपना जो है त्यागपत्र आगे देते बढ़ते चले जाते हैं। अब है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। अब है कि किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है? वह दी गई अनुच्छेद 249। इसमें अनुच्छेद 249 में यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों से जीत जाता है तो उसे किसी एक सदन की सदस्यता ही ग्रहण करनी पड़ेगी। वह उनमें से किस सदन के सदस्य रहना चाहता है, इसकी सूची उसे कितने दिन के अंदर देनी पड़ती है? 10 दिन के अंदर देनी पड़ती है। संसद की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यों का पद रिक्त हो जाता है? तो हो जाता है 60 दिन के अंदर। संसद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? वह कराता है राष्ट्रपति। राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष। यही मैं जो बात कर रहा था, 1/3 सदस्य जो होंगे वह आप देखेंगे हर दूसरे वर्ष अपना त्यागपत्र दे देते, मतलब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे फ्लक्चुएशन में 6 वर्ष का कार्यकाल चलता है। एक सदस्य 6 वर्ष तक कार्यकाल करता है। अब है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? वह देखेंगे उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने पर सभापति का कार्यभार कौन संभालता है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। अब है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 6 मास तक रोक सकती है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? वह अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद कौन से हैं जो राज्यसभा को शक्ति प्रदान करते हैं? वह करते हैं अनुच्छेद 249 और 312 हैं। अब है राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद के तहत शक्ति प्रदान की गई है? वह की गई है अनुच्छेद 312 के तहत। अब है राज्यसभा किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषित यानी 2/3 बहुमत से करता है, जिससे संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है? वह होता है अनुच्छेद 249। किस संस्था को हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है राज्यसभा को। किस उम्मीदवार को लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कहाँ की मतदान सूची में शामिल होना चाहिए? भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदान सूची पे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है
कि राज्यसभा सीटों जो हैं वह किस किस राज्य में कितनी कितनी हैं। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आप 31 हैं, उत्तराखंड में 3, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में भी 16, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ तक आप देखेंगे एक एक सीट है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11 और मध्य प्रदेश में 11 हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 19 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल में 3 है, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 17, पंजाब में 17, राजस्थान में 10, असम में 7, उड़ीसा में 10, कर्नाटक में 12, केरल में 9, छत्तीसगढ़ में 5 और झारखंड में 6 हैं। अब है संघ राज क्षेत्रों के सीटों की संख्या कितनी है। तो दिल्ली में देखेंगे तो आपको मिलेगी 3, पौंडीचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 4 मिलेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा से पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर से छोटे छोटे मैंने वीडियो बना रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए और नए नए टॉपिकों को ना पढ़िए, सिर्फ पुराने जो आपने पढ़े उनको रिवीजन करिए, बात को ध्यान रखिए। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिए। थोड़ा मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है, तो जैकेट वैकेट पहन के रहिए, बाहर निकलिए थोड़ा सा अच्छे से कपड़े पहन के निकलिए, क्योंकि अगर इस दौरान आप 2 दिन या 3 दिन के लिए भी बीमार पड़ गए तो आपका पूरी स्ट्रेटेजी में पानी फिर जाएगी। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए और खूब ज़्यादा रिवीजन करिए। एक और महत्वपूर्ण बात, सीसैट को भी अच्छे से पढ़िए। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।